नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा हम कक्षा 8 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से हम अभ्यास करते जा रहे हैं। जो पुस्तक हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका में अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल के प्रश्नों के अभ्यास का हम हल करेंगे। तो देखते हैं अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। तो हम इस पाठ का अभ्यास करने से पहले इस अध्याय को देखते हैं कि जब कोई संख्या स्वयं से गुणा होती है तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है। जैसे कोई संख्या 5 है, जब उसी का गुणा स्वयं उसी से किया जाता है तो 5 गुणा 5 बराबर 5 की घात 2, यानी 5 का गुणा कितनी बार है? 2 बार। तो 5 की घात 2 का मतलब 5 25। तो यहाँ 5 गुणा 5 को 5 की घात 2 के रूप में लिखते हैं और 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जब हम किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा होता है तो वह एक गुणनफल पूर्ण वर्ग होता है। देखो, 1 का वर्ग 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 का वर्ग 2 गुणे 2 बराबर 2, 3 का वर्ग 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 का वर्ग 4 गुणे 4 बराबर 16 और a का वर्ग बराबर a गुणे a बराबर a स्क्वायर। तो संख्याओं के इस संग्रह को वर्ग संख्या या वर्ग कहते हैं, क्योंकि यह किसी वर्ग का क्षेत्रफल बनाते हैं। तो वर्ग, चूंकि वर्ग की भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की भुजाएं समान होती हैं, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। ये सूत्र हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा गुणे भुजा है तो हम लिख देंगे भुजा स्क्वायर। तो उदाहरण के लिए अगर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ भी हम देख लें कि 2 गुणे 2 बराबर 2 की घात 2 बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसके विपरीत यदि हमें पता होता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर 9 वर्ग सेंटीमीटर है तो हम बता पाएंगे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 3 सेंटीमीटर होगी। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे? इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, तो हमें उसकी भुजा पता चल जाएगी। इस प्रकार से अब जैसे यहाँ लिखा है कि एक वर्ग जिसकी एक भुजा अगर 2 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई होगा, और एक वर्ग जिसकी भुजा अगर 3 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई होगा। अगर भुजा 3 है और वर्ग है तो हम 3 का 9 वर्ग इकाई लिख देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, इसलिए हम इसका उत्तर वर्ग में लिखेंगे। अब यहाँ पर हम वर्ग संख्याओं के गुणधर्म देखते हैं। यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई हैं, संख्याएं आपकी 20 तक हैं और एक कॉलम में आपके बने हुए हैं स्तंभ में वर्ग। तो ये सभी विद्यार्थियों को याद करना चाहिए कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। ये सभी वर्ग विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं कि दी गई सारणी को देखने से पता चलता है, क्या पता चलता है? कि यहाँ सभी वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पर, यहाँ जितने भी 20 तक की संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं उन सभी संख्याओं की इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। अगर इकाई के स्थान पर ये संख्याएं लिखी हैं, लेकिन वो किन संख्याओं की इकाई पर लिखे होंगे? वर्ग संख्याओं की इकाई के स्थान पर।
सभी वर्ग संख्याओं की इकाई के स्थान पर हमें ए अंक प्राप्त होते हैं। इसके बाद यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है, यदि एक संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 1 या 9 आता है तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 आता है। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक 6 होता है। चूंकि 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16 तो 6 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे 6 छंग 36 तो इकाई का 6 आएगा। इसी तरह से इसमें भी 1 आता है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 तो इकाई के स्थान पर 1 आता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखना है। अब यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक भी 5 होगा। जैसे अगर 5 है तो 5 का वर्ग 25 है तो 25 में इकाई 5 होगी। अब आगे बिंदु दिया है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम संख्या में होती है। जैसे 10 का वर्ग करें तो 100 आता है तो शून्यों की संख्या सम संख्या है, 2 है। 20 का वर्ग करते हैं तो 400 आता है, यहाँ भी शून्यों की संख्या सम संख्या है। और अगर हम 100 का वर्ग करते हैं तो 10,000 आता है, यहाँ भी शून्यों की संख्या 4 जो कि सम है। तो अब हम देखते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल में क्या होता है, किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले यानी 8 का वर्ग होता है 64, यानी 8 का वर्ग 64 है। इसके विपरीत 64 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की एक भुजा 8 सेंटीमीटर की होती है। यानी अगर हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 यानी कि 64 का वर्गमूल 8 है, और 8 का वर्ग 64 और 64 का वर्गमूल 8। तो इस प्रकार से अब घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अगर हमें घटाने की संक्रिया लगानी है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या में से 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं को बार बार घटाने पर 0 प्राप्त होता है। जितने बार घटाया गया वही संख्या का वर्गमूल है। जैसे 25 को हम देखते हैं तो 25 का जो वर्गमूल 5 होगा वो कैसे होगा देखते हैं। तो देखो 25 में से पहले हमने विषम संख्या 1 घटाई तो कितना आया 24। अब हम 24 में अगली विषम संख्या है 3, तो 24 में से हमने 3 घटाया तो बचा 21। अब 21 में से अगली विषम संख्या 5 है तो हमने 21 में से 5 घटाया 16 आए। अब 16 में से फिर अगली विषम संख्या 7 है तो 16 में से 7 को घटाया तो 9 आया। अब 9 में से अगली विषम संख्या 9 है, अब 9 में से 9 घटाया तो कितना आया 0। तो कितने बार घटाने पर 0 आया 1 2 3 4 और 5। तो 5वें पद पर 0 प्राप्त हुआ, अर्थात 25 का वर्गमूल 5 है। तो 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5। तो हम घटाने की प्रक्रिया के द्वारा भी किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। कोई भी संख्या जब हमें दी जाएगी तो हम उस संख्या के पहले क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कि 144 का अभाज्य गुणनखंड, पहले हमने इसके गुणनखंड कर लिए और इसके युग्म बनाते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जोड़े बनाए जाते हैं। गुणनखंड के हमने 2 2 के जोड़े बना लिए और यहाँ लिख लिया, तो हमें कितना प्राप्त हो गया। यानी यहाँ लिखा भी है कि किसी संख्या के वर्ग के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की दुगनी होती है। हम वर्ग संख्या 144 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 144 का वर्गमूल ज्ञात करने में हमें संख्या 2 दूनी 4 थी 12, तो हमें 12 प्राप्त होता है जो कि 144 का वर्गमूल है। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक संख्या 72 के अभाज्य गुणनखंड इन्होंने लिखे हैं जिसमें 2 का जोड़ा प्राप्त नहीं होता है, सारे गुणनखंड युग्म में नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि 72 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
पूर्ण वर्ग संख्या वही होती है जिसके हमें जोड़े समूह प्राप्त होते हैं। अब आगे प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है कि संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25, 36, अब आगे हमें इसमें से बताना है। तो आप देखेंगे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। तो यहाँ 7 का वर्ग आएगा, तो 7 का वर्ग कितना आएगा? 49। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 49। इसके बाद किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक होगा। यदि हम 4 का वर्ग करते हैं तो 16, तो इकाई का अंक 6 आता है। अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो 36, तो इकाई का अंक 6 आता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी, अर्थात 6। तो हम यहाँ बी पर गोला लगा देंगे और पहले वाले में सी पर गोला भर देंगे। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं कि 169 का वर्गमूल है। तो 169 का वर्गमूल जे हमने जो अभी 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग पढ़े हैं उसमें 13 13 169, यानी डी जे आपका 13 का वर्ग 169 और 169 का वर्गमूल होगा 13। अब अगला प्रश्न है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी 6 गुणा 6 बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि क्षेत्रफल हम वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं तो यहाँ पर 36 हमें 2 जगह दिया गया है, एक में सेंटीमीटर और एक में वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो हमारा सही उत्तर होगा डी, 36 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आगे प्रश्न दिया है कि 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी? तो पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे का जो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा गुणे भुजा, तो हम 5.5 का 5.5 में गुणा करेंगे तो 5 25 और 5 छक्के 30, अर्थात 30.25 वर्ग मीटर होगा। तो इसका सही ऑप्शन ए आ जाएगा, 30.25 वर्ग मीटर। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अब यहाँ कहा गया है प्रश्न 6 में कि संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। अब हमें गुणा नहीं करना है और संख्या का वर्ग निकालना है। तो हम जानते हैं कि 44 का वर्ग बराबर 40 धन 4, 40 धन 4 44 वर्ग कर दिया। अब घात 2 लगी है तो इसका अर्थ होता है 2 बार गुणा, तो 40 धन 4 गुणा 40 धन 4। अब इसका हम बारी बारी से गुणा कर देंगे। पहले हमने 40 का 40 में किया, 40 गुणे 40 प्लस 40 गुणा 4, फिर 4 का करेंगे तो 4 गुणा 40 और इसके बाद 4 गुणे 4। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि 40 गुणे 40, 4 चौके 16 और 2 जीरो 1600 आ गया, प्लस 40 गुणे 4, 4 चौके 16 160, और यहाँ भी 40 गुणे 4 160 प्लस 4 गुणे 4, ये हो गया 16। अब इन चारों को हमने जोड़ दिया तो आ गया 1936। अतः 44 का वर्ग बराबर 1936। अब अगला प्रश्न है, हल कीजिए। प्रश्न में दिया गया है अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हम जानते हैं कि 144 का वर्गमूल 12 होता है। फिर हमने इस 12 को हमने 52 में जोड़ा तो 64 आया। बाकी हम इसको ज्यों का त्यों लगाते जाते हैं। और 64 का वर्गमूल होता है 8, 8 3 64, तो 8 आ गया। तो 8 इधर 248 में 8 जुड़ेगा तो आ जाएगा 256, और 256 जो होता है वह 16 का वर्गमूल 16 का वर्ग है 256, तो 256 का वर्गमूल हो गया 16 है।
इस तरह से हमारा इस प्रश्न का हल हो जाएगा 16। आगे आता है प्रश्न 8वां, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। अब हमें पाइथागोरस त्रिक लिखना है जिसका हमें एक सदस्य दिया गया है। तो हम पहले से जानते हैं कि जो पाइथागोरस त्रिक होती है वह m² - 1 m² + 1 और 2m के रूप में होती है। तो यहाँ पर हमें एक सदस्य दिया गया है, तो अगर हम इसमें m बराबर 1 रखते हैं तो इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं कि 2m के बराबर हम एक सदस्य ले लेते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा कि 2m बराबर 12 है, तो m बराबर हो जाएगा 12/2। तो 2 से 12 में भाग दिया तो m बराबर आ गया 6। अब हम यहाँ पर जो हमें दो त्रिक दी गई हैं इसमें हम m के बराबर में 6 मान रखते हैं। सबसे पहले हमने m² - 1 लिया तो बराबर में लिखा m की जगह 6, तो 6 का वर्ग -1 बराबर हो गया 6 × 36 - 1, तो 36 में से 1 घटाया 35। फिर हमने दूसरा लिया m² + 1, तो m की जगह 6 रखा तो 6² + 1 बराबर 6 × 36 + 1 36 और 1 37। तो हमें ये प्राप्त हो गए और हमने यहाँ बता दिया। अतः पाइथागोरस त्रिक एक आपका सदस्य 12 है, दूसरा 35 और तीसरा 37। इस तरह से हम लगा देंगे। अब अगला प्रश्न 9वां आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, 1296 और दूसरी है 289। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 1296 के हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं बारी बारी से। अब हमने इसके गुणनखंडों को लिखा और जोड़ा बनाए। इस तरह से हमने जोड़ा बना लिए, सभी के हमें जोड़ा प्राप्त हो गए। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में सभी जोड़ों को लिखते हैं। 1 2 3 4, यानी 2 2 के 2 जोड़े बन गए, 3 3 के 2 जोड़े बन गए, तो 2 दूनी 4 4 × 12 12 × 3 36। तो 1296 का वर्गमूल 36 आ गया। अब इसी प्रकार से हम 289 का करेंगे। तो 289 के हमने यहाँ गुणनखंड किए तो यह 17 से विभाजित हुआ। 17 17 289, तो 289 के गुणनखंड 17 × 17 बराबर √289 बराबर, तो इसका एक ये जोड़ा बन गया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 17। अब हम 10वां प्रश्न देखते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें एक बात समझ लीजिए कि जो भी संख्या होती है, अब देखो यहाँ पर हमसे कहा गया है भाग देने पर, भाग देने से संख्या हमेशा घटती है, कम होती है। तो इसका अर्थ है कि ये संख्या जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उससे ज़्यादा है, तो हमें कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले हमने 600 के अभाज्य गुणनखंड किए, जैसे कि आप देख रहे हैं। 600 के पहले हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हमने इनको लिखा 2 × 2 × 2 3 × 3 3 × 5 × 5। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का नहीं बना, इस 3 का नहीं बना, और एक 5 का जोड़ा बन गया। यहाँ पर 2 और 3 के जोड़े नहीं बने, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही संख्याएं ज़्यादा हैं। अतः 600 में 2 × 3 बराबर 6 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है? अतः वह सबसे छोटी संख्या 6 है, जिसका भाग देने से वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जैसे जब हम 6 का भाग 600 में देंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा, जो कि वह 10 का पूर्ण वर्ग है। 10 का यदि वर्ग करते हैं तो 100 प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न दिया है, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो, भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने संख्या लिखी है और इसकी इकाई से हम जोड़ा बनाते हैं। तो एक जोड़ा हमने जे बना दिया और इसके बाद एक हमने जे बना दिया। तो सबसे पहले जो होता है उससे हम शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं कि 6 किस वर्ग के अंतर्गत आता है। यदि 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है। 9 ज़्यादा हो रहा है
तो किसके वर्ग में आएगा? 2 के वर्ग में आएगा। तो हमने 2 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिखा, तो ये हो गए 2 दूनी 4। अब 6 में से 4 घटाए तो कितने आ गए? 2 आ गए। अब जब भी हम यहाँ उतारते हैं तो जोड़े से उतारते हैं, तो हमने 25 उतार लिया। अब यहाँ पर जो ऊपर लिखा था वही हम नीचे लिख देते हैं, 2 और 2 जोड़े तो 4 हो गए। अब हमें 4 का भाग देना है 22 में, तो 4 पंचे 20, 5 बार चला गया, तो हमने 5 यहाँ उतारे और 5 यहाँ उतारे। अब हम गुणा कर देंगे, 5 25 की 5 हासिल 2 और 5 चौके 20 और 2 22। तो अब घटा दिए तो यहाँ पर 0 बचा, 5 और 5 जोड़ा तो 0 और 4 और 1 5, 5 5 10 का 0 हो गया, 4 और 1 5। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? 25 आ गया। तो इसका अर्थ है कि 625 का वर्गमूल 25, अतः भाग विधि से 625 का वर्गमूल 25 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अब यहाँ हमें गुणा करना है, तो इसका अर्थ होता है गुणा करने से संख्या बढ़ती है। तो इसका अर्थ है कि ये जो संख्या है वह वर्ग पूर्ण वर्ग से कम है, ताकि गुणा करने पर वो पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 200 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए और इन गुणनखंडों को यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हम इनकी जोड़े बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 का जोड़ा प्राप्त नहीं होता है, अतः इसमें 1 2 की कमी है। तो हम कह देंगे कि 200 में 2 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, अतः वह सबसे छोटी संख्या 2 है, जिसके गुणा करने से अगर हम 2 का गुणा 200 में कर दें तो कितना होता है? 400, जो कि 20 का वर्ग होता है और वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म हैं कि वे इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा 12, तो 12 का वर्ग होता है 144, और यदि इस 12 को हम पलट दें, यानी इधर से लिखें तो पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, तो हमने इसके अंकों को पलट दिया तो बन गया 21। 21 का वर्ग करते हैं तो आता है 441, जो कि इस संख्या के वर्ग का उल्टा है। देखो, पहले हमने 4 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 1 लिखा, तो कितना आता है? 441, जो कि 21 का वर्ग है। तो हमें इसी प्रकार से एक अन्य और युग्म बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 13 का वर्ग होता है 169। 13 का वर्ग 169, तो अब 13 का उल्टा क्या होगा? पहले 3 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे तो बनेगा 31। तो 31 का वर्ग होता है 961। तो अब आप देखेंगे इसको कि पहले 9 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 1 लिखा। तो इस तरह से हम संख्याओं की युग्म प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे प्रश्न आता है कि एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितनी की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 9 विद्यार्थी शेष रहते हैं तो इसका मतलब है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग से 9 अधिक है। अगर हम इसको 9 माइनस कर दें, यानी 6250 में से यदि जो शेष बचने वाले विद्यार्थी 9 हैं, यदि हम ये माइनस कर दें तो हमें 6241 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हम चलिए इसको हम भाग विधि से करके देख लेते हैं। तो हमें निश्चित है कि 9 अंत में शेष प्राप्त होगा। तो हमने सबसे पहले 6250 को लिखा, तो हमने इकाई से 2 2 के जोड़े बनाए।
अब यहाँ पर एक 50 का जोड़ा बन गया, एक 62 का। अब हम शुरुआत करते हैं भाग देने की, तो हम देखते हैं कि 62 किस वर्ग के अंतर्गत आता है। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 जो कि ज़्यादा होता है, तो 7 का वर्ग आ गया, 7 सतियाँ 49। अब घटाया तो 62 में से 49 घटाए तो 13 प्राप्त हुए, और इसके बाद ये दोनों 50 उतार लिए। फिर यहाँ पर 7 प्लस किया, 7 और 7 14। अब 14 का पहाड़ा पड़ेंगी कि 135 से ज़्यादा ना हो, तो 14 नंबर। तो अब यहाँ पर भाग कितनी बार गया है, 9 बार गया है। तो अब हमने 9 × 1 81, हासिल 8, 9 चौके 36, 37 38 39 40 41 42 43 44 की 4 हासिल 4 और 9 4 13। अब कितना बचता है, 10 में से 1 घटाया 9, 4 में से 4 0, 3 में से 3 0, 1 में से 1 0, 9 दूनी 18, 4 और 1 5 और 1, तो यहाँ पर 9 शेष बचता है। बात वही आती है, अतः वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 79 होगी, यानी 79 पंक्तियों की संख्या होगी, उतने ही उसमें विद्यार्थी रहेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा और आपके 9 विद्यार्थी शेष रहते हैं। तो यहाँ पर पंक्ति वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वह 79 होगी। इसके बाद अब हम अंतिम प्रश्न देखते हैं। आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णतः चलकर पहुंचते हैं, तो लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की। अब देखो, सबसे पहले हम आपको इसका एक डायग्राम बताते हैं जो दिशा से संबंधित है। तो मान लीजिए ये आपका सेंटर है और ये आपकी उत्तर दिशा है और ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि मान लीजिए आप यहाँ पर अपने घर पर हैं, ये आपका घर है। अब यहाँ से आपको उत्तर की ओर चलते हैं, ये आपका उत्तर है, तो आप घर से उत्तर की ओर चलते हैं। यहाँ पर उत्तर की ओर आए आप, फिर मुड़कर अब यहाँ से मुड़ रहे हैं, पश्चिम की ओर चलते हैं, तो आपका इधर पश्चिम है, तो आप इधर पश्चिम की ओर चलते हैं। पश्चिम की ओर चल कर के आप अपने मित्र के घर पहुँचते हैं, ये आपके मित्र का घर है। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णतः चलते हैं। अब आप वापस उसी रास्ते से नहीं आते हैं, आप सीधे एक विकर्ण के रूप में आप सीधे घर आते हैं। तो घर आते हैं तो हमें बताना है कि लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की। तो अब आप देखते हैं कि ये जो आकृति बनती है समकोण त्रिभुज की आकृति है, और समकोण त्रिभुज की आकृति में जो विकर्ण होता है ये कर्ण कहलाता है, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। इस प्रकार से अब आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसको आपने नामांकित कर दिया ABC। तो कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण होगा आपका AC। तो तय की गई दूरी AC बराबर, अब हमें AC बराबर बताएंगे, तो चूंकि कर्ण का वर्ग होता है, जब कर्ण का वर्ग हम नहीं लगाएंगे तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब का वर्ग, यानी ये आपका BC का वर्ग धन आधार का वर्ग AB का वर्ग। तो यहाँ पर हमने ये बता दिया कि जो तय की गई दूरी है वह अंडर रूट BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। इस तरह से आपका ये अभ्यास पूरा होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले अध्याय के अभ्यास को पूरा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।